हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह वीडियो संबंधित है भारत के संवैधानिक विकास से। मतलब भारत का संविधान बना, उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी, किन कारणों से भारत के संविधान के लिए रास्ता तैयार हुआ, उन सभी विषयों से संबंधित इसमें प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, उस तरह के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, इसका आंसर होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में पहली बार 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ पर एलिजा इम्पे। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करना है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी पहले नंबर क्वेश्चन में यही था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, देखिए ये 1813 के चार्टर अधिनियम में हुआ था। इंग्लैंड के पादरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ ये वाला 2, 1, 3, 4। इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4 ए, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो देखिए, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, उसके लिए ये तीनों कारण उत्तरदायी हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसको डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। देखिए यहाँ से, मतलब इसके लिए तीनों कारण उत्तरदायी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1813 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब चीन के साथ व्यापार कर सकता है, चाय का व्यापार कर सकता है, बाकी अन्य कोई व्यापार नहीं कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यह तो सही है। पहला, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की प्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा ऑप्शन है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसमें पहला और दूसरा ही सही है, ये 3 नंबर पॉइंट गलत है, यानी केवल 1 और 2 आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो देखिए, 1813 के 33 के चार्टर एक्ट में, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पूछा हुआ भी है यह यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम 2012 में कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो पाया था। चलिए क्वेश्चन आगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 1 नंबर से शुरू है, लेकिन ये 7 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। 1892, याद कर रखिएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो यह तो बहुत बार पूछा हुआ है, तो बीपीएससी में भी आया है। यहाँ दिया नहीं है, लेकिन बीपीएससी में भी आया है। ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो हुआ, उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई है। यहाँ इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार
द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर यहाँ देख लेते हैं, डिटेल पढ़ लीजिए। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, और यहाँ ऑप्शन में 1935 कहीं है नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो संघीय न्यायालय देखिए, अभी क्वेश्चन ऊपर पढ़े हम लोग कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था, जो 1937 में स्थापित हुआ था। 1937 में यहाँ पर देखिए संघीय न्यायालय बोल रहा है। और अब एक क्वेश्चन पहले भी आता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन तो 1774 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो अभी पढ़े हम लोग कि केंद्र में द्वैध शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसका प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? 1919 का पूछता है, तो पहला ऑप्शन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। यह गलत है, क्योंकि सरकार में द्वैध केंद्र सरकार में द्वैध शासन, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में, तो प्रांतों में द्वैध शासन सही है, लेकिन यह केंद्र में होता तो 1935 होता, लेकिन यह प्रांतों की बात कहता है तो ये लाइन सही है। और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, ये गलत है, क्योंकि यह 1909 में ही हो गया था। चलिए ऑप्शन 3 में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है, मतलब 1 और 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। यहाँ पर विधान पालिका की बात करता है, मतलब तो ये तो 1919 होगा। और केंद्रीय शासन की बात करता, द्विसदनीय बनाई गई, तो उसके लिए होगा 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायी कहलाए? देखिए यहाँ केंद्र की बात करता है, केंद्र की बात करता है, तो यहाँ पर तो देखिए केंद्र की बात कर रहा है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था, और उसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी होते। चलिए तो इसका आंसर होगा सी, 1919। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ये भी 1935 ही होगा। इसका आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, 1935। चलिए क्वेश्चन 11, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 1945 और 1926। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसका भी आंसर होगा संवैधानिक निरंकुशता का बात करेगा तो 1935। राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की शक्ति 1935। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, तो द्विसदनीय शासन, तो उसके लिए 1935, उसका भी आंसर 1935। क्वेश्चन 13, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? इसका भी आंसर 1935 ही होना चाहिए, बिल्कुल 1935 है। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। 1935 में कौन कौन सी नहीं थी? तो सीधे इसका आंसर देख लेते हैं जल्दीबाजी में। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, तो यह गलत है। बाकी इसको छोड़कर बाकी सभी 1935 में प्रावधान था इन सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एक संघीय व्यवस्था
और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन 1935। चलिए क्वेश्चन 16, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो इसका भी आंसर होगा 1935 ही। अखिल भारतीय महासंघ, इसको याद रखेंगे, इसका भी आंसर 1935 होगा। चलिए क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो संघीय शासन का आंसर 1935, इसका भी आंसर होगा 1935। चलिए 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्वेश्चन 19, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो इसका आंसर होगा देश के लिए लिखित संविधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए भारत का जो संविधान है उसके अभी भी कई पार्ट्स 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका आंसर देख लेते हैं। बर्मा भारत से अलग हुआ है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही। चलिए तो यहाँ पर आपका वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। दोस्तों आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। फिर मिलते हैं, जय हिंद।